अध्याय 4 बॉक्स सिद्धांत की उत्पत्ति। जॉन्स एंड लॉलिन के भयानक और टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग के सुखद अनुभव के बाद मैं अपनी स्थिति पर विचार करने बैठा। मार्केट से इतनी मार पड़ने के बाद अब मैं स्टॉक मार्केट को उस रहस्यमयी मशीन की तरह नहीं देख सकता था जिसे मैं एक गुल्लक में से जैकपॉट निकालने की तरह सौभाग्यशाली होने पर अपने सौभाग्य को निकाल सकूं। मुझे महसूस हो रहा था कि यद्यपि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में लक काम कर जाता है, फिर भी मैं भाग्य पर निर्भर होकर काम नहीं कर सकता। मैं 1 या 2 बार भाग्य से कमा सकता हूँ, लेकिन हर बार ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं। ये मेरे लिए नहीं है। मुझे ज्ञान पर ही भरोसा करना होगा। मुझे मार्केट में काम करना सीखना होगा। क्या मैं नियम जाने बिना ताश के खेल में या शतरंज की तरह अपने विरोधी की चालों का जवाब देना सीखे बगैर जीत हासिल कर सकता हूँ? इसी तरह से ट्रेड करना सीखे बिना मैं मार्केट से कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं धन के लिए खेल रहा था और मार्केट का यह खेल वहाँ के पैने विशेषज्ञों के खिलाफ खेलना था। इस खेल के तौर तरीके सीखे बिना मैं ये खेल न तो खेल सकता था और न ही जीत की उम्मीद कर सकता था। मैंने शुरुआत कर दी। पहले मैंने अपने पूर्व के अनुभवों को देखा। एक तरफ बुनियादी तरीकों के इस्तेमाल पर मैं गलत था, तो दूसरी तरफ तकनीकी तरीकों में मैं सही था। सबसे अच्छा तरीका तो उसी सफल तरीके को दोहराना था जिसे मैंने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल किया था। यह बहुत आसान नहीं था। उसी तरह के किसी दूसरे स्टॉक की तलाश में मैं हर शाम घंटों अपने स्टॉक टेबल्स के साथ बैठा रहता था। फिर एक दिन मैंने M&M वुडवर्किंग नामक स्टॉक देखा। कोई भी वित्तीय सूचना सिवाय मुझे इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे थे। मेरे ब्रोकर ने भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। फिर भी मुझे इसके लिए एक धुन सी सवार हो गई थी, क्योंकि इसकी प्रतिदिन की चाल टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग की याद दिलाती थी। मैंने इस स्टॉक पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। दिसंबर 1955 में यह स्टॉक बढ़कर साल के अंत तक 15 से 23.5/8 हो गया। 5 सप्ताह तक शांत रहने के बाद इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा और इसकी कीमत बढ़नी शुरू हो गई। मैंने 26.5/8 के भाव पर 500 शेयर खरीदने का निर्णय लिया। यह शेयर बढ़ने लगा और मैं इसकी चाल को गौर से देखते हुए इसे रखे रहा। यह लगातार बढ़ता रहा और इसकी ट्रेडिंग का वॉल्यूम लगातार उठता गया। जब ये 33 पर आ गया तो मैंने इसे बेच दिया और मुझे $2,866.62 का लाभ हुआ। मैं बहुत खुश और उत्साहित था, केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि जिस तरह मैंने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग को केवल उसके मार्केट में एक्शन की वजह से खरीदा था, उसी तरह से मैंने M&M वर्किंग को भी खरीदा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही ज़्यादा कुछ पता कर पाया था। फिर भी इसके लगातार बढ़ने और उच्च वॉल्यूम से मैं ये मानकर चल रहा था कि कुछ लोगों को इस स्टॉक के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। ये सही सिद्ध हुआ। जब मैंने इसे बेच दिया तब मुझे अखबारों से पता लगा कि इसके लगातार बढ़ने का कारण कोई समन्वय था, जो कि गोपनीय रूप से किया जा रहा था। इस बात का भी खुलासा हुआ कि दूसरी कंपनी ने M&M वुडवर्किंग को $35 प्रति शेयर पर खरीदना मंजूर कर लिया था। इससे यह भी समझ आया कि यद्यपि मैं इस गुप्त समझौते से पूरी तरह अनभिज्ञ था, फिर भी मैंने ये शेयर इस उच्चतम मूल्य से सिर्फ 2 पॉइंट कम में ही बेचा था। मैं बहुत खुश था कि केवल स्टॉक के व्यवहार को देखते हुए जो खरीद मैंने की उसने मुझे ऐसे प्रस्तावित समन्वय से लाभ दिलवा दिया जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक भीतरी व्यक्ति न होते हुए भी हो गया था। इस अनुभव से मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मार्केट के प्रति मेरी पूर्णतः तकनीकी पहुंच सही है। इसका मतलब यह है कि यदि मैं सारे पक्षों को छोड़कर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बारे में पढ़ता रहूं, तो मुझे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब मैं इस दृष्टिकोण से काम करने की कोशिश करने लगा। अब मैं मूल्य और वॉल्यूम के सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान लगाने लगा और टिप्स या बुनियादी सूचनाओं से जुड़ी सभी अफवाहों को नज़रअंदाज करने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मुझे किसी स्टॉक के बढ़ने का कारण जानने से कोई मतलब नहीं रखना है। मैंने ये देखा कि यदि किसी कंपनी के जीवन में उसकी बेहतरी के लिए कोई बुनियादी परिवर्तन होता है, तो यह तुरंत ही उसके स्टॉक के मूल्य और वॉल्यूम में बढ़त दिखाता है, क्योंकि बहुत से लोग इसे खरीदने के इच्छुक रहते हैं। अगर मैं स्टॉक के ऊपर बढ़ने
वाले परिवर्तन को शुरुआती दौर में ही पकड़ने के लिए अपनी आंखों को अभ्यस्त कर लूँ, जैसा कि मैंने M&M वुड वर्किंग के केस में किया था, तो मैं स्टॉक के बढ़ने का कारण जाने बिना ही उसकी बढ़त में शामिल हो सकता हूँ। समस्या यह थी, इस परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे एक मापदंड समझ में आया, वह यह कि स्टॉक्स की तुलना लोगों से की जाए। इसे मैंने इस तरह देखना शुरू किया, अगर कोई मनमोहक सुंदरी टेबल पर उछल कर चढ़ जाए और एक उत्तेजक नृत्य करे तो कोई भी हैरान नहीं होगा। ये तो उसका चरित्रगत व्यवहार होगा और लोगों ने उससे ऐसी ही उम्मीद रखी होगी। परंतु अगर कोई प्रतिष्ठित प्रौढ़ स्त्री इसी प्रकार की हरकत करे तो यह अस्वाभाविक होगा और लोग तुरंत ही कह उठेंगे, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ तो हो गया है। इसी तरह से मैंने निश्चय कर लिया कि अगर एक सामान्यतः निष्क्रिय रहने वाला स्टॉक अचानक सक्रिय हो जाता है तो मैं इसे असाधारण मानूंगा, और अगर यह मूल्य में भी बढ़ रहा है तो मैं इसे खरीद लूँगा। मैं ऐसा मानकर चलूँगा कि इस असाधारण चाल के पीछे कोई समूह है जिसके पास कोई अच्छी खबर है। इस स्टॉक को खरीद कर मैं उनका गुप्त साझेदार बन जाऊँगा। मैंने इस तरीके को अपनाया, कभी सफल रहा कभी नहीं। जो मैंने महसूस नहीं किया वह यह कि मेरी आंखें अभी पूरी तरह शिक्षित नहीं थी। यथार्थ में जब मैं आत्मविश्वास से भर गया कि मैं अपने सिद्धांत पर काम कर सकता हूँ, उसी वक्त मुझे झकझोर कर उठा दिया गया। मई 1956 में मैंने पिट्सबर्ग मेटालर्जिकल नामक स्टॉक पर, जो कि उस समय 67 पर चल रहा था, यह तेज़ी से चलने वाला प्रगतिशील स्टॉक था और मैंने सोचा कि यह तेज़ी से ऊपर जाएगा। जब मैंने उसकी बढ़ती हुई गतिविधि को देखा तो $13,483.40 के कुल मूल्य पर 200 शेयर खरीद लिया। मैंने अपने फैसले के प्रति इतना आश्वस्त था कि मैंने सारी सतर्कता को दरकिनार कर दिया। जब यह स्टॉक मेरी अपेक्षा के विपरीत कमज़ोर पड़ने लगा तो मैंने सोचा कि यह एक छोटे से रिएक्शन जैसा है। मुझे पक्का विश्वास था कि हल्की गिरावट के बाद ये काफ़ी बढ़ने वाला है। स्थिति में परिवर्तन तो ज़रूर हुआ, लेकिन गलत दिशा में। 10 दिन के बाद पिट्सबर्ग मेटालर्जिकल 57/3/4 पर आ गया। मैंने इसे बेच दिया। मुझे कुल $2023.32 का नुकसान हुआ। कुछ तो गलत हो रहा था। सभी स्थितियाँ स्पष्ट रूप से बता रही थी कि उस समय मार्केट में स्टॉक सबसे बढ़िया है। और फिर भी जैसे ही मैंने इसे खरीदा वैसे ही यह गिर गया। सबसे ज़्यादा भ्रम तोड़ने वाली बात यह थी कि जैसे ही मैंने इसे बेचा वह ऊपर चढ़ने लगा। किसी स्पष्टीकरण को खोजने की कोशिश में मैं स्टॉक के मूवमेंट की खोजबीन कर रहा था और मैंने ये पाया कि मैंने उसे 18 पॉइंट उच्च बिंदु पर खरीदा था। उस समय के हिसाब से यह स्टॉक का सर्वोच्च बिंदु था। उस समय के हिसाब से ये स्टॉक उसी बिंदु तक आ सकता था और उसी बिंदु पर जब मैंने पैसा लगाया तो वह गिरना शुरू हो गया। यह इस बात का गवाह था कि मैंने एक सही स्टॉक गलत समय पर खरीदा था। पीछे देखने पर मुझे सब स्पष्ट रूप से समझ आ गया। मैं समझ सकता था कि स्टॉक ने उस समय, मतलब बाद में, ऐसा व्यवहार क्यों किया। और प्रश्न यह था कि किसी स्टॉक के मूवमेंट को सही समय पर कैसे पकड़ा जाए। यह एक सरल और स्पष्ट समस्या थी, लेकिन व्यापक रूप से यह कठिन थी। मुझे पहले ही पता था कि बुक सिस्टम कोई मदद नहीं कर सकता। बैलेंस शीट्स बेकार है, सूचनाएं संकेत करने वाली और गलत है। तिनके के सहारे मैंने अलग अलग शेयर्स के मूवमेंट का गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। वे कैसा व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार की प्रकृति कैसी है, क्या इनके उतार चढ़ाव का कोई खास साँचा है। मैंने पुस्तकें पढ़ी, मैंने स्टॉक्स टेबल्स को देखा, मैंने हज़ारों चार्ट्स का अवलोकन किया। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ता गया मुझे स्टॉक्स के मूवमेंट के बारे में ऐसी बातें समझ में आई जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने महसूस किया कि स्टॉक मूवमेंट पूरी तरह से अव्यवस्थित नहीं है। गुब्बारों की तरह स्टॉक किसी भी दिशा में नहीं उड़ते। उनकी ऊपर या नीचे जाने की प्रवृत्ति चुंबक के आकर्षण की तरह स्पष्ट होती है, जो एक बार बन जाने के बाद उसी को जारी रखती है। इस प्रवृत्ति में स्टॉक एक ढांचे, या जिसे मैंने कहना शुरू कर दिया कि बॉक्सेस में चलते हैं। ये लगातार उच्च और निम्न बिंदु के बीच में झूलते रहते थे। दायरा जिसमें ये उच्च और निम्न बिंदु में घूमते रहते थे, उसी बॉक्स या फ्रेम का प्रतिनिधित्व ये बॉक्सेस अब मेरे लिए करते थे। ये बॉक्सेस साफ तौर पर मेरे लिए मायने रखने लगे थे। यह मेरे बॉक्स सिद्धांत की शुरुआत थी, जिससे किस्मत के दरवाजे खुले।
मैंने इस तरह से अपने सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। जब मेरी रुचि वाले स्टॉक्स के बॉक्स पिरामिड की तरह एक दूसरे के ऊपर रहते थे और मेरा स्टॉक सबसे ऊंचे बॉक्स में होता था, मैं उस पर निगरानी रखने लगता था। वह बॉक्स की ऊंचाई और तल के बीच उछल कूद कर सकता था और मैं पूरी तरह संतुष्ट था। जब मैंने एक बार बॉक्स के आयाम निश्चित कर दिए, तब स्टॉक्स उस फ्रेम के अंदर जो चाहे कर सकता था। बल्कि जब बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे नहीं होता था, तब मुझे चिंता होती थी। न कोई उछल कूद, न कोई हलचल। इसका मतलब था कि वह स्टॉक सजीव नहीं है। अगर यह स्टॉक सजीव नहीं है तो मेरी इसमें रुचि नहीं है, क्योंकि इसका मतलब था कि शायद शक्तिशाली रूप में नहीं बढ़ेगा। 45/50 के बॉक्स के अंदर के एक स्टोर को ले लीजिए। यह उन आंकड़ों के बीच में जितनी चाहे अपनी उछल कूद कर सकता था और तब भी मैं इसे खरीदने के बारे में सोच सकता था। अगर किसी भी तरह यह 44/1/2 तक गिर जाए तो मैं इसे खारिज कर देता था। क्यों? क्योंकि 45 के नीचे जाने का मतलब था कि यह निचले बॉक्स में जा रहा है और वही पूरी तरह गलत था। मैं इसे तभी चाहता था अगर यह ऊपर के बॉक्स की तरफ बढ़ रहा हो। मैंने पाया कि कुछ स्टॉक्स एक ही बॉक्स में कुछ सप्ताह के लिए ठहरे रहते थे। मैं इस बात की परवाह नहीं करता था कि वह एक ही बॉक्स में कितने भी लंबे समय तक रुके रहें, बशर्ते कि वे निचले ढांचे से नीचे न गिरने लगे। जैसे मैंने देखा कि जब एक स्टॉक 45/50 के बॉक्स में था तो ऐसे पढ़ा जा सकता था: 45, 47, 49, 50, 45, 47। इसका मतलब था कि 50 के ऊपरी बिंदु को छूने के बाद यह 45 तक नीचे जा सकता है और फिर रोज़ 46 या 47 पर बंद होता है। इससे मैं बहुत खुश था। यह अभी भी बॉक्स के अंदर ही था, किंतु मैं जिस मूवमेंट को देखने के लिए लगातार नज़र रखे था वह झटके के साथ ऊपर जाकर अगले बॉक्स में जाने की तरफ था। यदि यह होता तो मैं स्टॉक खरीद लेता था। ये कैसे होता है? इसके लिए कोई बंधा हुआ नियम नहीं था। इसे सिर्फ ध्यान से देखने और तुरंत प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत थी। कुछ उड़ने वाले उत्सुक स्टॉक कुछ ही घंटों में दूसरे बॉक्स में चले जाते थे, कुछ को कई दिन लग जाते थे। अगर स्टॉक सही चलता रहता था तो 45/50 के बॉक्स से अगले ऊपरी बॉक्स में धक्के के साथ आगे बढ़ जाता था। इसके बाद इसका मूवमेंट इस तरह का होता था: 48, 52, 50, 55, 51, 50, 53, 52। स्पष्ट रूप से यह अब अगले बॉक्स 50-55 में स्थान बना रहा था। इस बारे में मुझे गलत मत समझिए, ये केवल उदाहरण है। मुझे तो बॉक्स की एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी का निर्णय लेना होता था। विभिन्न स्टॉक्स के साथ यह अलग अलग थी। जैसे कुछ स्टॉक दोनों तरफ सिर्फ 10% के एक छोटे फ्रेम में चलते थे। दूसरे दूर दूर तक आगे पीछे घूमने वाले स्टॉक 15% और 20% के फ्रेम के बीच में चलते थे। सही फ्रेम को स्पष्ट करना ही मुश्किल कार्य था। यह निश्चित करना भी कि स्टॉक्स बॉक्स के निचले सिरे से और नीचे न जाए। अगर वह नीचे गिर जाता था तो मैं उसे तुरंत बेच देता था, क्योंकि वह सही नहीं चल रहा होता था। जब तक वह अपने बॉक्स में रुकता था मैं उसके 55 से 50 तक के रिएक्शन को सामान्य मानता था। मेरे लिए इसका मतलब यह नहीं था कि स्टॉक वापस गिरने वाला है, बल्कि ठीक इसका उल्टा था। हवा में उछलने से पहले एक डांसर अपने शरीर को थोड़ा सिकोड़ता है ताकि स्प्रिंग जैसा प्रभाव पैदा किया जा सके। मैंने देखा कि स्टॉक के साथ भी ऐसा ही है। ये सामान्यतः एक कदम से 50 से 70 तक ऊंचे नहीं उठते हैं। दूसरे शब्दों में मैंने ये मान लिया कि बढ़ता हुआ एक स्टॉक जो 50 पर जाने के बाद 45 पर आ गया है उस डांसर की तरह ही है जो उछलने से पहले कुछ झुक कर बैठता है। बाद में जब मुझे अधिक अनुभव हो गया तो मैंने यह भी सीखा कि 50 के उच्च पॉइंट तक जाकर वापस 45 की स्थिति पर आने वाले स्टॉक का एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ायदा भी है। यह ऐसे कमज़ोर और भयभीत शेयर होल्डर्स को हिला देता है जो इस रिएक्शन को गिरावट मान लेते हैं।
यह स्टॉक को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करता है। मैंने देखा कि जब एक स्टॉक निश्चित रूप से ऊपर की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है तब उसके बढ़ने में एक अनुपात महसूस होता है। जब वह अपने सफ़र में बढ़ता हुआ मान लीजिए 50 से 70 कभी कभी वापस करता है तो यह उसकी सही लय का ही भाग है। यह ऐसे हो गया होगा 50, 52, 57, 58, 60, 55, 52, 56। इसका मतलब यह 52, 60 के बॉक्स में था। इसके बाद ऊपर की ओर उछलते हुए यह ऐसे गया होगा 58, 61, 66, 70, 66, 63, 66। इसका मतलब यह 63, 70 के बॉक्स के अंदर रहा होगा। मैंने इस बारे में भी विचार किया कि यह अभी भी धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था। खरीदने का सही समय क्या होना चाहिए, यह मुख्य समस्या अभी भी बरकरार थी। तार्किक रूप से वह क्षण उसके नए उच्च बॉक्स के प्रवेश के समय था। ये देखने में बड़ा ही सरल लगता था, लेकिन लुइसियाना लैंड एंड एक्सप्लोरेशन के केस में यह गलत साबित हो गया। कई हफ्तों तक मैं इस स्टॉक के व्यवहार पर नज़र रखे रहा और इसे पिरामिड बॉक्स के माध्यम से देखता रहा। जब इसके आखिरी बॉक्स का ऊपरी फ्रेम 59.3/4 था तब मुझे लगा कि मैंने ठीक अनुमान लगाया है। मैंने ब्रोकर को कह दिया कि इसके 61 तक पहुंचने पर, जिसे मैंने इसके नए बॉक्स का रास्ता मान रखा था, मुझे फ़ोन कर दे। उसने किया, लेकिन उस समय मैं अपने होटल के कमरे में नहीं था। मुझ तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जब तक वह पहुंचा तब तक स्टॉक 63 पर आ चुका था। मैं निराश हो गया था। मुझे लगा कि मैं एक बड़े सुअवसर से वंचित हो गया हूँ। उसके इस तरह मेरे पास से 61 पर निकल जाने से मैं नाराज़ था, और जब वह इतने कम समय में 63 पर चला गया तो मुझे निश्चित हो गया कि मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ खो दी है। उत्साह में मेरी सोचने समझने की क्षमता खो गई थी। अपने उत्साह में मैं इस स्टॉक का कुछ भी मूल्य दे सकता था। मुझे बस केवल ऐसा स्टॉक चाहिए था जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मूल्य का होने वाला था। वह ऊपर चढ़ता गया। 63, 1/2, 64, 1/2, 65। मैं सही था। मैंने इसे सही समझा था और चूक गया था। मैं और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने 65 के भाव पर 100 शेयर खरीद लिए उसके नए बॉक्स के ऊपरी बिंदु पर, क्योंकि मैं निचले स्तर पर उसे छोड़ चुका था। यद्यपि मैं अपनी पसंद और तरीके में सुधार करता जा रहा था, फिर भी मैं वॉल स्ट्रीट की कारीगरी में बच्चा ही था। इसलिए मैंने अपनी समस्या ब्रोकर के सामने रखी। हमने 61 पॉइंट वाली फ़ोन कॉल के बारे में बातचीत की, जो कि दुर्भाग्यवश मुझे नहीं मिल पाई थी। उसने मुझे बताया कि खरीदने के लिए ऑर्डर पर मुझे ऑटोमेटिक ऑन स्टॉप लगा देना था। इसका मतलब है कि स्टॉक उस समय खरीद लिया गया होता जब वह 61 तक बढ़ा था। उसने मुझे सलाह दी कि जब भी मैं किसी स्टॉक के बारे में निर्णय लेता हूँ, मुझे उसे अपनी बताई हुई कीमतों के साथ बाय ऑर्डर में रख देना चाहिए। इसके बाद जैसे ही मार्केट इस अंक पर पहुंचता है, आगे बिना किसी और सलाह के यह स्टॉक मेरे लिए खरीद लिया जाएगा। मैं ऐसा करने को तैयार हो गया। मेरे विचार से जो सही समय था उस पर ऑटोमेटिक खरीद की समस्या हल हो गई थी। इस समय तक मेरी बॉक्स थ्योरी और उसे लागू करने के तरीके मेरे दिमाग में दृढ़ता से जम चुके थे, और 3 मौक़ों पर लगातार मैंने सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया। मैंने एलिघेनी लडलम स्टील खरीदा जब मुझे यह 45-50 के बॉक्स में जाता हुआ लगा। मैंने 45, 3/4 के हिसाब से 200 शेयर खरीद लिए। उन्हें 3 सप्ताह के बाद 51 के भाव पर बेच दिया। मैंने ड्रेसर इंडस्ट्रीज़ के 300 शेयर तब खरीदे जब वे मुझे 84-92 के बॉक्स में प्रवेश करते हुए लगे थे। मैंने ये शेयर 84 पर खरीदे, लेकिन जब ये मुझे पूरे बॉक्स में अधिक प्रगति करते हुए नहीं दिखे तो मैंने इन्हें 86-12 के भाव पर बेच दिया। फिर मैंने कूपर बेसमेर के 300 शेयर तब खरीदे जब 40-45 के निचले सिरे पर थे। मैंने ये 40 3/4 पर खरीदे और 45 1/8 पर बेच दिए। इन तीनों ट्रांजैक्शन में मेरा लाभ $2442.36 रहा। इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर मेरे मुंह पर तमाचा पड़ा, जिससे ये साबित हो गया कि मुझे एक से ज़्यादा थ्योरियों की ज़रूरत है। अगस्त में मैंने नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के 500 शेयर 94 3/8 के भाव पर खरीदे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि यह नए बॉक्स में 100 के ऊपर जाने वाला है। लेकिन वह नहीं गया। मैं उसे तभी बेच सकता था जब वह 1 पॉइंट गिरा।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और जिद में इसे रखे रहा। मेरे एंकर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। मैं बस यही कहता रहा कि यह स्टॉक और नीचे नहीं गिर सकता है। मैंने बाद में जो सीखा वह मुझे पहले पता नहीं था कि मार्केट में संभव नहीं जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी स्टॉक कुछ भी कर सकता है। अगले सप्ताह के अंत तक पूर्व में किए हुए मेरे 3 सौदों का लाभ खत्म हो गया था। मैं वहीं पर आ गया था जहाँ से शुरू किया था। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, यह अनुभव मेरे स्टॉक मार्केट के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ था। यही वह बिंदु था जब अंततः मुझे महसूस हुआ कि पहला, मार्केट में निश्चित जैसा कुछ भी नहीं है। आधे समय तो मैं गलत सिद्ध होने पर मजबूर हो गया। दूसरा, मुझे इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा और उसी तरह से अपने आप को फिर से ठीक करना पड़ेगा। अपने अभिमान और अहम को जीतने की ज़रूरत है। तीसरा, मुझे निष्पक्ष जांचकर्ता बनना पड़ेगा जो अपने स्टॉक या सिद्धांत के साथ अपनी प्रतिष्ठा को न जोड़े। चौथा, मैं केवल संयोग पर काम नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे हर संभव तरीके से अपने खतरे को कम करने पड़ेंगे। इस दिशा में जो पहला कदम मैंने उठाया वह था मेरा अल्प नुकसान का हथियार। मुझे पहले से पता था कि आधे समय मैं गलत हो सकता हूँ, तो क्यों न अपनी गलतियों की वास्तविकता को स्वीकारूँ और थोड़े नुकसान पर ही स्टॉक को तुरंत बेच दूँ। अगर मैं 25 पर कोई स्टॉक खरीदता हूँ और अगर वह स्टॉक 24 से नीचे चला जाता है, तो क्यों न उसी समय में इसे बेचने को कह दूँ। मैंने एक खास अंक पर खरीदने के लिए ऑन स्टॉप के साथ स्टॉक के नीचे जाने की स्थिति में ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का ऑर्डर दे दिया। इस तरह से मैंने अंकित कर लिया कि मैं नुकसान के साथ कभी नहीं सोऊंगा। अगर मेरा कोई भी स्टॉक मेरे सोचे हुए मूल्य से नीचे चला जाता है, तो उस रात सोने से पहले ही मैं उससे छुटकारा पा चुका हूँगा। कई बार मुझे पता होता था कि मैं स्टॉक आउट हो जाऊँगा और उसके बाद मात्र एक पॉइंट की वजह से अपने स्टॉक को उसके तुरंत बाद बढ़ते देखने से वंचित रह जाऊंगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि ये बड़े नुकसान को रोकने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा मूल्य चुकाकर मैं उस स्टॉक को कभी भी दोबारा खरीद सकता हूँ। इसके बाद मैंने दूसरा वैसा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुझे मालूम था कि आधे समय सही हो जाना सफलता का उत्तर नहीं है। मैं समझने लगा था कि कैसे मैं आधे नफ़े आधे नुकसान से भी कंगाल हो सकता था। यदि मैं $10,000 निवेश करता हूँ और मीडियम प्राइस स्टॉक में काम करता हूँ, तो हर ऑपरेशन में मुझे लगभग $125 का कमीशन खरीदने और $125 का बेचने में देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आधे समय मैं सही हूँ। हर डील में $250 प्रति डील के हिसाब से मैं 40 बार ट्रेड कर पाऊँगा और बिना नुकसान उठाए हुए मैं अपनी पूंजी खो दूँगा। मेरी पूंजी कमीशन में ही समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित तरह से चूहा रोटी कमीशन हर ऑपरेशन में कुतरेगा और अंततः मेरी सारी दौलत खा जाएगा। $20 के हिसाब से 500 शेयर खरीदे, भुगतान कमीशन सहित $10,125। $20 के हिसाब से 500 शेयर बेचे, प्राप्त किए, कमीशन घटाकर $9,875, नुकसान $250। $250 पर 40 ट्रांजेक्शन, $10,000। इस खतरे का केवल एक ही उत्तर था, मेरे मुनाफे का नुकसान पर भारी पड़ना। अनुभव से मैंने ये सीखा था कि मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है बढ़ते हुए स्टॉक को जल्दबाजी में न बेचने के लिए स्वयं को अनुशासित करना। मैं हमेशा जल्दबाजी में बेच देता था क्योंकि मैं डरपोक था। जब भी मैं एक ही स्टॉक 25 पर खरीदता था और वह 30 अंक बढ़ता था, तभी उसके पीछे लुढ़कने से इतना चिंतित हो जाता था कि मैं उसे बेच देता था। मुझे पता था कि क्या करना सही है, लेकिन मैं लगातार उल्टा करता जाता था। मैंने निर्णय लिया कि चूँकि मुझे हर बार भयभीत न होने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना है, इसलिए कोई दूसरा तरीका अपना लेना ही ठीक रहेगा। और वह यह था कि मुझे एक बढ़ते हुए स्टॉक को रखे रहना है, लेकिन उसके बढ़ने के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी बढ़ाते जाना है। मैं इसे इतने अंतर पर रखूँगा कि अगर मूल्य में अकारण स्विंग आए तो उससे कोई फ़र्क न पड़े। फिर भी अगर स्टॉक पलट कर गिरने लगे तो ये तुरंत ही बेच दिया जाएगा। इस तरह से मार्केट मेरे लाभ का एक टुकड़े से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, परंतु ये कैसे पता लगे कि लाभ कब लेना है। मैंने महसूस किया कि एकदम ऊंचाई पर जाकर मेरे लिए बेचना संभव नहीं है। जो कोई भी लगातार ऐसा दावा करता है वह झूठ बोल रहा है।
बढ़ते हुए स्टॉक को अगर मैं बेचता हूँ तो यह पूरी तरह से अनुमान होगा, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं हो सकता है कि वह कितना और बढ़ेगा। ऐसी उम्मीद कि माई फेयर लेडी अपने 200 प्रदर्शन के बाद ही थकेगी कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह 300 या 400 प्रदर्शनों के बाद नीचे आएगी, लेकिन वह इन अंकों पर क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि हर रात थिएटर की पूरी सीटें भरी देखकर भी निर्माता का इस शो को बंद करना मूर्खता था। यह तभी ठीक कहा जा सकता था जब वह खाली सीटों को देखकर शो बंद करने का निर्णय लेता। मैं बेचने की समस्या के लिए मोटे तौर पर की जाने वाली तुलना को लेकर चला। एक बढ़ते हुए स्टॉक को अगर मैं बेचता हूँ तो यह मूर्खता होगी। फिर कब बेचना चाहिए? जब बॉक्स उल्टे चलने शुरू हो जाए, तब पिरामिड सिर के बिल नीचे गिरने लगे। यही वह समय होगा जब शो को बंद करना और स्टॉक को बेच देना चाहिए। मेरा लगाया हुआ स्टॉप लॉस, जो मैं स्टॉक के बढ़ते मूल्य के पीछे घसीटता जाता हूँ, अपने आप इस बात का ख्याल रखेगा। यह सब निर्णय लेने के बाद मैं बैठा और स्टॉक मार्केट में अपने उद्देश्य को फिर से स्पष्ट करने लगा। पहला, सही स्टॉक। दूसरा, सही समय। तीसरा, अल्प नुकसान। चौथा, बड़े लाभ। मैंने अपने हथियारों को देखा। पहला, मूल्य और वॉल्यूम। दूसरा, बॉक्स थ्योरी। तीसरा, ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर। चौथा, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। मेरे मूलभूत रण कौशल के अनुसार मैंने निर्णय लिया कि मैं हमेशा ही यह करूँगा। मैं ऊपर जाते हुए ट्रेंड के साथ अपने स्टॉप लॉस बीमा को पीछे घसीटते हुए धीरे धीरे दौड़ूंगा। जब तक यह ट्रेंड चलेगा मैं और ख़रीदूँगा। जब ट्रेंड उल्टा चलेगा मैं एक चोर की तरह भागूंगा। मैंने महसूस किया कि वहाँ और भी कई बड़ी गड़बड़ियाँ थी। इस ऑपरेशन में काफ़ी सारे अनुमान लगाने की ज़रूरत थी। आधे समय सही होने के बारे में मेरा अनुमान आशावादी हो सकता है, लेकिन आखिर में मुझे अपनी समस्या पहले से अधिक स्पष्ट हो गई। मुझे पता था कि मुझे स्टॉक्स के प्रति ठंडा उदासीन रुख रखना होगा, जिससे कि मैं उनके बढ़ने पर उनके प्यार में न पड़ूं और गिरने पर उन पर गुस्सा न हो, क्योंकि कोई भी शेयर अच्छा या बुरा शेयर नहीं था, लेकिन केवल बढ़ते और गिरते स्टॉक थे और मुझे बढ़ते हुए को पकड़े रखना था और गिरते हुए को बेचना चाहिए। मुझे पता था कि यह करने के लिए मुझे ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है जो पहले नहीं थी। मुझे अपनी भावनाओं, भय, उम्मीद, लालच पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि इसके लिए बड़ी मात्रा में आत्म अनुशासन की ज़रूरत है, लेकिन मैं उस व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जो यह तो जानता है कि कमरे में प्रकाश किया जा सकता है, लेकिन वह स्विच ढूंढने के लिए इधर उधर हो रहा है।